एक किस्सा और मुझे याद आया, वो आपको कि कैसे ये लोग हमको कंट्रोल करते हैं हमको पता भी नहीं है। ये आज की बात नहीं है, कई बीमारी है। इसमें तो प्रयोग हुआ है कि पूरी दुनिया को मीडिया के जरिए हम डरा सकते हैं, एक रास्ते पे हकवा सकते हैं या नहीं। सरकारें विक्टिम हैं। प्लीज आप समझिए इस बात को। सरकारों के हाथ में उतनी ताकत नहीं है जितना हम समझते हैं, कम से कम मैं तो ये मानता हूं। खैर, वो किस्से पे आते हैं, आप इसको YouTube पे भी देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। एक सज्जन हुए, उनका नाम था एडवर्ड बार्नेज। एडवर्ड बार्नेज, ये सिगमंड फ्रॉइड एक मनोवैज्ञानिक बड़े हुए 19वीं शताब्दी में, उनके भतीजे या भांजे थे। बहुत तेज आदमी थे, लेकिन इनको प्रोफेसरी नहीं मिली, यूनिवर्सिटी में काम नहीं मिला, क्योंकि ये तुतलाते थे, इनकी स्पीच में डिफेक्ट था। तो ये अमेरिका चले गए ऑस्ट्रिया से, और अमेरिका में इनको एक सिगरेट कंपनी फिलिप मॉरिस में इनको नौकरी मिल गई। फिलिप मॉरिस में इनको काम ये मिला कि आप हमारी सिगरेट की सेल को बढ़ाइए। आप तो मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ चलिए, कुछ खेल खेलिए। ये आदमी बहुत तेज था। उस समय अमेरिका में महिलाएं अपने वोट के अधिकार के लिए जुलूस निकालती थी। उनका वोट का अधिकार नहीं था अमेरिका में, जो इतना प्रगतिशील आज पूरी दुनिया को वो समझाता है क्या सही है क्या गलत है। वो 1920 में उनके औरतों को अधिकार नहीं था कि वोट दे सकें। तो औरतें उस समय आंदोलन कर रही थी कि मुझे हमें वोट का अधिकार मिले। और दूसरी बात, उस समय सामाजिक उस समय की स्थिति ऐसी थी अमेरिका की कि औरतें खुल्लम खुल्ला सिगरेट कम पीती थी, इक्का दुक्का कोई पीती थी। बाकी महिलाएं जो पीती थी थोड़ा छुप करके या ओट में जाके पीती थी, खुल्लम खुल्ला नहीं पीती थी। तो बार्नेस ने एक तरकीब सोची। जुलूस निकलता है, उसने कुछ वेश्याओं को हायर किया और वेश्याओं को बोला तुम्हारा एक ही काम है कि जब ये जुलूस निकले तुम जुलूस के आगे या किनारे पे रहो ताकि तुम दिखाई दो, और तुम जब ये जुलूस निकले तो अपने पर्स से सिगरेट का एक डब्बा निकालो और उसको मुंह में लगा के जलाओ और खूब धुआं फेंको, और हम उसको कैमरे में कैप्चर कर लेंगे। और अखबारों में दूसरे दिन छपने लगा। थोड़े ही समय में विमेन्स फ्रीडम की बात सिगरेट स्मोकिंग से जुड़ गई कि अब सब औरतें सिगरेट पीने से, इस बात को उनके दिमाग में बैठा दिया गया, तो वो जो नहीं पीती थी वो भी पीने लगी, जो इस आंदोलन के समर्थन में थी। सिगरेट की सेल एक साल में 17% बढ़ी। ये आदमी दिमाग को कंट्रोल किया ना, इसने दिमाग को कंट्रोल किया। और ये जो आदमी था बाद में अमेरिका का जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति हुआ, जिसके चंगुल से आज तक हम नहीं निकल पाए, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उसका एडवाइजर बना। ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट वही है जिसने 1942 में भारतीय राजदूत बोल रहा हूं, अंग्रेजी राजदूत जो अमेरिका में थे, उनको अपने घर व्हाइट हाउस में बुला के ये कहा, क्योंकि उस समय तक ये बात होने लगी थी कि भारत को आज़ादी मिलेगी, आज नहीं तो कल, ये सुगबुगाहट हो रही थी जोरों से। तो इसने उस आदमी को बुला के, राजदूत को अपने यहाँ बुला के ये कहा कि ये रिटन है, कहानी नहीं है ये, कि आप कब हिंदुस्तान को आज़ाद करोगे ये आपका मसला है, आज करो कल करो, लेकिन मेक श्योर इंडिया स्टेज इन द वेस्टर्न ऑर्बिट। इस बात को क्या हम समझते हैं कि इसके मायने क्या हैं? क्या हम इससे नेताजी की मौत और नेहरू का प्रथम प्रधानमंत्री बनना इत्यादि इत्यादि इससे जोड़ के देख पाते हैं? और क्या हम इस बात को समझते हैं कि ये वेस्टर्न ऑर्बिट क्या है, और क्यों रूजवेल्ट को इतनी चिंता है कि हिंदुस्तान वेस्टर्न ऑर्बिट में रहे? ये चिंता रूजवेल्ट की नहीं है। ये बात के बाद मैं खत्म कर रहा हूं। 16वीं शताब्दी से
वास्को डिगामा भारत आया है, उसके बाद से यूरोप के तमाम ट्रैवलर्स, फ्रांस से, इटली से, स्पेन से, इंग्लैंड से भारत आते रहे हैं। क्रिश्चियनिटी एक मुद्दा था, लेकिन दूसरा मुद्दा ये था कि भारत को समझा जाए कि यहाँ मामला क्या है, क्योंकि यहाँ का कपड़ा कमाल का, यहाँ का स्टील कमाल का, यहाँ का गणित कमाल का, बहुत चीज़ें, यहाँ का ज्ञान और यहाँ की वस्तुएं उत्तम कोटि की थी, इसकी भनक उनको पता है। पर ये देश है क्या? क्रिश्चियन तो है नहीं, क्योंकि वो तो ये मानते हैं कि जो क्रिश्चियन नहीं है फूअर्ड है, मूर्ख है, बैकवर्ड है। तो क्या है? तो यहाँ आके वो घूमते हैं और पता करने की चेष्टा करते हैं, और उनके डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखेंगे, ट्रैवलॉग्स, तो उसमें बार बार एक बात समझ में आती है, उन्होंने बहुत कुछ किया कि यहाँ के लोग झूठ नहीं बोलते, यहाँ के लोग चोरी नहीं करते, यहाँ के लोग ऐसे फला फला फला, पर वो 2-3 बातें बार बार कहते हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ के बड़े लोग, चाहे वो पंडित हो या राजा हो, मतलब पैसे से, सत्ता से धन बड़ा हो या ज्ञान से बड़ा हो, ये लोग का रहन सहन और आम आदमी के रहन सहन में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो भी चप्पल नहीं पहनता, ये भी चप्पल नहीं पहनता, वो भी धोती के ऊपर कुछ नहीं पहनता, लुंगी के ऊपर कुछ नहीं पहनता, ये भी नहीं पहनता, ये भी चटाई लेके सो जाता है, वो भी चटाई लेके सो जाता है। तो तमाम तरह की चीज़ों में यहाँ का जो सामान्य आदमी है और यहाँ का जो एलीट क्लास है, उसमें फर्क नहीं है, करीब करीब एक जैसा है। वो बोलता है उसी डॉक्यूमेंट में कि हमारे यहाँ के बड़े लोग, चाहे वो आर्टिस्ट हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों, ज्ञानी हो, या वो सत्ता के करीब के लोग हों, राजा वगैरह, वो तो बूट पहनते हैं, सामान्य आदमी तो शूज़ पहनता है, वो बूट पहनते हैं यहाँ तक के, घुटनों तक के। वो ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहनता है, ज़रूरत है, ठंड है इसलिए ज़रूरत है कपड़ों की, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहनता है हमारा जो उच्च वर्ग का आदमी है। वो बग्गी में चलता है, सामान्य आदमी पैदल चलता है। तो तरह तरह से गिनवाता है कि हमारे यहाँ के बड़े लोग अलग हैं, यहाँ तो पता ही नहीं चलता। तो वो और भी तमाम तरह की बातें उसको समझ में नहीं आती। वो यहाँ से आतंकित जैसा है कि यार बात तो कुछ है, क्योंकि प्रमाण है, कपड़े में प्रमाण है, स्टील में प्रमाण है, बर्तनों में प्रमाण है, तांबे में प्रमाण है, ज्ञान में प्रमाण है, लेकिन वो चाबी, वो बीज समझ में नहीं आ रहा। चलाता क्या है जो देश को? राजा तो नहीं चला रहा है, चलाता क्या है? ये प्रश्न उनके दिमाग में उस समय से लेके आज तक है, मेरा ये कहना है। उनको हिंदुस्तान से डर इस बात का नहीं है कि आप कोई उन पे राज कर लेंगे, आप में ताकत ही नहीं है, पर आप में पोटेंशियल है। इस बात का भान कि आप में बीज रूप में वो बात है कि आप बहुत बड़ी शक्ति बन जाएंगे, आप दुनिया के पैराडाइम को बदल देंगे, इसका भान उनको है, इसकी आशंका उनको है। और यही बात है कि वो पूरी शक्ति से आज इस देश को तोड़ने में लगे हैं। वो किसी भी, उनको कोई सिद्धांत से मतलब नहीं। वो अगर उनको धर्म के नाम पे तोड़ना है, धर्म के नाम पे तोड़ेंगे। अगर उनको जाति के नाम पे तोड़ना है, जाति के नाम पे तोड़ेंगे। अभी आपके एक नेता बोल के आए हैं विदेश में कि हमने केरोसिन छिड़क दिया है, बोल के आए। तो वो किसी भी तरह से आग लगाने को आतुर कातुर हैं। ये देश टूटे तो हमारी सांस में सांस आए, क्योंकि वो पोटेंशियल भी खत्म हो जाए। मैं ये आपसे निवेदन करता हूं कि आप जो भी करना है बिल्कुल करिए आंदोलन, परंतु साथ साथ जरा बुनियादी बातों को भी समझिए, क्योंकि आंदोलन मैंने देखे हैं भाई साहब। ये अरविंद केजरीवाल का लेटेस्ट है, हम लोग भी उसके हिस्से थे, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, सब हिस्से थे हम। जरा कभी ईमानदारी से पूछो कि ये क्या हुआ। क्या अरविंद के, हम इतने बेवकूफ हैं कि हम समझ नहीं पाए इस आदमी को? तब फिर मानना चाहिए कि हम बेवकूफ हैं। मैं नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि कुछ और है बात, कुछ और बात है। अभी मैं उस पर इलैबोरेट नहीं करूंगा। कुछ और बात है
जो ये सिस्टम ही आपको बदल देता है, आपकी दृष्टि को भ्रमित कर देता है, आपको दिखाई नहीं देता, आपको जो सामने घोड़ा खड़ा है और आपको गधा दिखाई देता है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो मैं इशारों में मैंने बात की, कुछ टुकड़ों में मैंने बात की, समय पूरा हो गया है, मुझे चेतावनी मिल गई है, तो मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। लेकिन मेरा आग्रह ये है कि आप में से किसी को भी ये बात कहीं कुछ ठीक लगी हो, छुई हो, भाव में आके नहीं, क्योंकि हम भावुक बहुत हैं, इस देश के लोग बहुत भावुक हैं, तुरंत रो देंगे, तुरंत भावुक हो जाएंगे, तुरंत ये हो जाएगा। भावुकता से नहीं चलेगा। भावुकता को पचाइए, उसको पचाइए, गलत नहीं है, लेकिन भावुकता हावी नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको सचमुच में मेरी बात में कुछ कहीं भी कुछ दिखाई दिया हो तो मैं उपलब्ध हूं इस बात को विस्तार से आपके साथ बात करने को। धन्यवाद।